हर प्रकार की स्तुति उस निर्माता के लिए है जिसने हमको इस महान भारत देश में परम आदरणीय बाबा साहेब आम्बेडकर जी के देश में पैदा किया। और आज हम जबकि उनकी 126वीं जयंती मनाने की तैयारी में है, आज ये बड़ा हर्ष की बात और बहुत ही खुशी की बात है कि एक भारतीय जिसको गर्व होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन ने 125वीं जयंती पूरा वर्ष बाबा साहब के नाम पे मनाने का तय किया। यूनाइटेड नेशन ने ख़ास तौर पे 3 मुद्दे उस पूरे वर्ष में रखे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसके अंदर बाबा साहब द्वारा दिए गए समता, सोशल कॉन्सेप्ट्स, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, और तीसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा यूनाइटेड नेशन ने लिया वो इन्वायरमेंट, और नाम उन्होंने दिया सोशल डेवलपमेंट गोल्स। और उन्होंने ये भी क्लियर किया कि इस बात का कारण है 2030 तक का टोटल गोल अचीवमेंट करना, और इस पूरी कॉन्सेप्ट के पीछे अगर कोई कोर हीरो है तो वो परम आदरणीय बाबा साहेब आम्बेडकर है। ये बात हर नागरिक को 56 इंच चौड़ी छाती करने वाली होनी चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जहाँ यूनाइटेड नेशन उस विश्व नेता को, उस दृष्टा को, उस विजनरी को रिकॉग्नाइज करता है, वहीं मैं जैसे भारतीय लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। हम बाबा साहब के योगदान को समझ नहीं पाते हैं। हमारी अगर देखी जाए तो 3 तरह की कैटेगरी है हमारी। एक वो जो बाबा साहब के परम भक्त हैं, अनुयायी हैं, उनको मानते हैं। दूसरे वो जो बाबा साहब के बारे में कुछ भी नहीं जानते, न्यूट्रल है। और तीसरे वो जो बाबा साहब के बारे में जानकारी तो रखते हैं लेकिन पूरी जानकारी नहीं रखते, आधी अधूरी जानकारी रखते हैं। जैसे कि वो सिर्फ दलितों के मसीहा थे, जैसे कि उन्होंने सिर्फ रिजर्वेशन के लिए काम किया, और बहुत ज़्यादा आगे अगर नॉलेज अगर है तो ये है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लेकिन अगर हम ब्रॉड एस्पेक्ट में देखें तो बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वाकई में वो आर्किटेक्ट थे उस कॉन्स्टिट्यूशन के, लेकिन वो सिर्फ उस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट ना होके वो मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट थे। और ये तीनों भी जो हमारी कैटेगरी है, उनको मानने वाली कैटेगरी, न्यूट्रल करने वाली कैटेगरी, और उनको थोड़ा बहुत समझने वाली कैटेगरी, इन्होंने उनके वैश्विक नेता होने की विचारधारा, उनका जो बड़प्पन है, उस पर कहीं ना कहीं हम उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम उनकी बातों को बता नहीं पा रहे हैं कि बाबा साहब मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट थे, मॉडर्न ग्रीन इंडिया के आर्किटेक्ट थे। उनके द्वारा जो बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज भी वो कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा डॉक्यूमेंट है, जीवंत डॉक्यूमेंट है, लाइव डॉक्यूमेंट है। और उसके अंदर इवोल्यूशन के चांसेस पूरे के पूरे हैं, उसके अंदर ग्रोथ के चांसेस पूरे के पूरे हैं। और जब हमने डेवलपमेंट शुरू किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया, और जब हमारे सामने पॉल्यूशन जैसी चीज़ें आई, तो हमने ये देखा कि 70s में हमको उसी के सहारे से वाटर एक्ट बनाना पड़ा, जिसमें गंगा की सफाई वगैरह वगैरह सब चीज़ें अभी भी हम कर रहे हैं। उसके बाद में एयर पॉल्यूशन एक्ट उसी आधार पे हमने बनाया। उसके बाद में आज भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और अभी ग्रीन ट्रिब्यूनल यहाँ तक के बना लिया है। कारण क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल है, उसी में बाबा साहब ने जो सोसाइटी का जो सोशल स्टेटस दिया है, डिग्निटी के साथ में जो प्रावधान रखा है कि हर आदमी को डिग्निटी के साथ में रहना है, लिबर्टी के साथ में रहना है, सोसाइटी को सोशल स्टेटस के अंदर में सोशलिस्ट फॉर्म में रहना है, तो वो डिग्निटी क्या है? वो डिग्निटी है राइट टू लिव इन अ बेटर इन्वायरमेंट, जिसके अंदर में एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, एक अच्छा माहौल चाहिए। और वो प्रोविज़न उस समय दे के रखा था, जिसके कारण वाटर एक्ट, लैंड एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसी चीज़ें हम आज बना पाए हैं। उसके बाद में
अगर बात हम करते हैं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की 1986 में जो हमने बनाया बेस्ड ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके अंदर में डेफिनेशन दी गई इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट वाटर, एयर और लैंड का जो रिलेशन है आपस में, इन्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है इन तीनों चीज़ों को, और उसके बाद में उनका आपसी संबंध और उनका एक दूसरे के प्रति संबंध, और उसका ह्यूमन बीइंग के साथ में क्या संबंध है, लिविंग क्रिएचर के साथ में क्या संबंध है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में क्या संबंध है, प्लांट्स के साथ में क्या संबंध है, और प्रॉपर्टी के साथ में क्या संबंध है। इसको क्लियरली उसके द्वारा डिफाइन किया गया। उसके बाद में हमने ये देखा कि उसके अंदर पॉल्यूटेंट की डेफिनेशन डाली गई। बाद में वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो नुकसान करती है, वो पॉल्यूटेंट कब होगा, एयर में पॉल्यूटेंट कब होगा, वाटर में पॉल्यूटेंट कब होगा, लैंड में पॉल्यूटेंट कब होगा, और उसके बाद में जो दूसरे पॉल्यूटेंट है वो डिफाइन किए गए। हैजार्डियस कब होते हैं, उनका लेवल क्या होता है वो डिफाइन किया गया। किस लेवल के बाद में वो नुकसान करते हैं, किस लेवल के बाद में वो फ़ायदा करते हैं, किस लेवल के नीचे फ़ायदा करते हैं, इन सब की बाकायदा रचना की गई उस आधार पे। उसके बाद में हम आज तक के बहुत सारी चीज़ों को देखते आ रहे हैं। उसके अंदर में उसी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। वो राइट उस समय उस दृष्टा ने रखे थे ये सोचकर कि हमारा जो मॉडर्नाइजेशन आएगा, आगे हमारी जो डेवलपमेंट की जितनी भी प्रोसीजर होगी उसके अंदर में ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे, वो विज़न को उस समय वो देखते थे। इसीलिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 स्पेशली रखा, जिसके ज़रिए से हम पर्यावरण का संतुलन रख पाएँ, इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर पाएँ। स्पेशली चूँकि वो शुरुआत में हम बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं। शुरुआत में वाइसरॉय के कैबिनेट में वो एज ए लेबर मेंबर थे, श्रम मंत्रालय देखते थे वो, और उन्होंने ही, उनकी ही देन है कि आज हम 14 और 15 घंटे काम करने वाले लोग 8 घंटे काम कर रहे हैं। ये उन्हीं की देन है कि महिलाओं को अधिकार मिले हैं। ये उन्हीं की देन है कि अगर मेरी बहन या बेटी प्रेग्नेंट होती है तो उसको प्रेगनेंसी की लीव मिलती है। ये उन्हीं की देन है कि लेबर लॉज होते हैं। ये उन्हीं की देन है कि माइंस के अंदर में हमारी लेडीज़ नहीं जा पाती है, उसको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये उन्हीं की देन है। आरबीआई का आधार उन्हीं की देन है। उस समय सिर्फ मात्र 4 सालों में 8 बड़े बड़े डैम दामोदर वैली से लेकर भाखड़ा नंगल तक के बना देना, जिसके अंदर में लाखों हेक्टर की सिंचाई पॉसिबल हो सकती और पूरा एनसीआर के अंदर में प्रॉस्पेरिटी आई, वो उन्हीं की देन थी। ऊर्जा कमीशन उन्हीं की देन थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्हीं की देन थी। तो उन्होंने उसी समय लैंड रिफॉर्म्स की भी बात रखी थी, एग्रीकल्चर की होल्डिंग्स की भी बात रखी थी, मिनरल डेवलपमेंट्स का बाकायदा पॉलिसी तय की थी, और उसी में आर्टिकल 48 के अंदर में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को भी उन्होंने कवर किया था। उन्होंने कवर किया था कि किस तरीके से साइंस और टेक्नोलॉजी और नई टेक्निक्स के जरिए से हम हमारे एग्रीकल्चर को बढ़ा सकते हैं, कुछ लिमिटेशंस के साथ में, कुछ चीज़ों के साथ में। 48A में उन्होंने आज जिस वाइल्ड लाइफ की हम बात करते हैं, आज पूरी दुनिया सेंचुरीज़ की बात करती है, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट की बात करती है, उस समय बाबा साहब ने 48A में उसका प्रावधान रखा था, उसका प्रोविज़न रखा था, और उन्होंने कहा था कि 48A में किस तरीके से हमको हमारे फॉरेस्ट को सेफगार्ड करना है, किस तरीके से हमको फॉरेस्ट के अंदर में वाइल्ड लाइफ को सेफगार्ड करना है। आर्टिकल 21 को अगर हम डिटेल में अगर जाकर देखें तो राइट टू लाइफ है वो। उसके अंदर में जहाँ एक तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है, वही उसी तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच तो रखना है, लेकिन नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं होने देना है। एक लेवल तक के किसी भी लाउड स्पीकर का यूज़ करना है। उसके अंदर में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जीवंत है, लाइव डॉक्यूमेंट है, एक हमारा इनर्ट नहीं है, एक जिंदा पेपर है। उस वो इवोल्यूशन और वो ग्रोथ वो आर्टिकल 21 के अंदर में पॉसिबल हुई, और उसके अंदर में हम चेंजेस करते गए। आर्टिकल 19A अगर हम डिस्कस करें तो उसके अंदर में हर नागरिक को अधिकार दिए गए, छूट दी गई कि आप कोई भी बिजनेस कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, आपका अधिकार है। मगर याद रहे इन लिमिटेशंस के साथ में कि उन रिसोर्सेज के कारण और उस उत्पादन के कारण जनमानस को, सामान्य आदमी को किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना पहुंचे। उसी के साथ में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए।
आर्टिकल 47 में, इसके अंदर में स्टेट को डेफिनेशन दी गई कि वेलफेयर स्टेट किस तरह का होना चाहिए। यह स्टेट की, यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिक को डिग्निटी के साथ में अगर रखना है, उसको एक अच्छा न्यूट्रिशन अगर देना है, एक अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर अगर देना है, एक साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट अगर देना है, तो उनकी क्या ड्यूटीज़ है। उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जरिए हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, पॉल्यूशंस के नॉर्म्स को कंट्रोल करते हुए। उसके बाद में हर सिटीज़न को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, क्योंकि उनका ये कहना था, उनकी जो इकोलॉजिकल जो सोच थी, जो फिलॉसफी थी, वो ये थी कि इन्वायरमेंट फॉर ऑल एंड ऑल फॉर इन्वायरमेंट। सबके लिए इन्वायरमेंट है, लेकिन सबको इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है। इक्वलिटी की बात है, जब बायोडाइवर्सिटी के राइट्स के ऊपर बात आएगी, जब इंक्लूसिव इन्वायरमेंट की बात आएगी, जब पॉलिसी जब तय करी जाएगी डायनामिक्स में, तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन्वायरमेंट होना चाहिए, लेकिन उस इन्वायरमेंट का हर लिविंग बीइंग के ऊपर में इक्वल राइट होना चाहिए। और जिस तरीके से इन्वायरमेंट के ऊपर में हर लिविंग बीइंग का इक्वल राइट है, उसी तरीके से उन्होंने उस समय मेंशन किया था, उस समय उनकी पॉलिसी ये थी कि हर सिटीज़न की ये ड्यूटी है, हर नागरिक की ये ड्यूटी है, हर स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो भी एट द सेम टाइम इन्वायरमेंट की रक्षा करे, उसको प्रोटेक्ट करे। बोथ वे चैनल रखा था, और इसीलिए उनकी जो इकोलॉजिकल फिलॉसफी है, उनकी जो ग्रीन डेमोक्रेसी है, बायोडाइवर्सिटी की जो डेमोक्रेसी है, वो ये डील करती है कि इन्वायरमेंट फॉर ऑल एंड ऑल फॉर इन्वायरमेंट। वो तो हमारे लिए सारे प्रावधान भविष्य के योजनाओं के साथ में, आने वाले संकटों के निवारणों के साथ में, सारी चीज़ें वो हमारे लिए छोड़ कर गए, करके गए। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन करके गए, उस कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके की प्रावधान करके गए कि जिसमें आगे भी आप उन चीज़ों को कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आज हमारे चारों तरफ अगर नज़र घुमाते हैं और हम देखते हैं, एक बार अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन अगर करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि क्या हमने उनके सपनों के भारत को साकार किया है? क्या हमने उनके द्वारा दी गई इस असीम संपदा को, इस वैभव को क्या हमने संभाला है? क्या हम संभाल रहे हैं? अगर मैं अपने ही शहर की अगर बात करूं, तो मैं ये देखूंगा कि हमने डेवलपमेंट के नाम पे हमने झाड़ों को काट दिया है। अगर इस शहर की बात करूं मैं, तो हमारे चारों तरफ कंक्रीट का जंगल है, सीमेंट कंक्रीट के जंगल में हम बैठे हुए हैं। हमारे जो बाजू में बाउंड्री में ऊपर पेड़ जो हुआ करते थे, वो हमने काट दिए हैं। अब जो हीट आती है इस सीमेंट कंक्रीट के जंगल से, जो डस्ट उड़ती है, जो टेम्परेचर राइज होता है, उस टेम्परेचर को, उस हीट को पीने वाले जो पेड़ थे, वो पेड़ अभी गायब हो चुके हैं। उसका परिणाम ये हो रहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग में हम कंट्रीब्यूशन करते जा रहे हैं, और अल्टीमेटली हमारा शहर एक हॉट आइसलैंड में कन्वर्ट होता जा रहा है। अगर हम पानी की बात करें, तो हमने ज़मीन का पानी पूरा निकाल लिया है। हमारी वाटर लेवल 500 फुट, 800 फुट, 750 फुट, 800 फुट कॉमन होती जा रही है। बोरवेल के अगर हम डेप्थ की बात करेंगे, अगर तो कुएं तो अब रहे नहीं। बैंक अकाउंट की तरह हमारी सिचुएशन है, हम विड्रॉल करते जा रहे हैं, डिपॉजिट हम नहीं कर रहे हैं। बैंक अकाउंट की तरह हमारी सिचुएशन है, हम विड्रॉल करते जा रहे हैं, डिपॉजिट हम नहीं कर रहे हैं। और अल्टीमेटली 800 फुट से जो हम पानी खींच रहे हैं, वो पानी कहीं ना कहीं मेटल कंटेंट लेकर आ रहा है, कहीं ना कहीं आर्सेनिक लेकर आ रहा है, जो आगे हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हेल्थ की समस्याएं लेकर आता जा रहा है। अगर हम नदी की बात करें, तो उन नदियों को हमने नालों में परिवर्तित कर दिया है। चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, एवरेज में हर व्यक्ति 140 ग्राम केमिकल डेली उस नदी में डाल रहा है। चाहे वो पाउडर लगाता हो, चाहे सोप से नहाता हो, चाहे क्रीम लगाता हो, चाहे टूथपेस्ट यूज़ करता हो, चाहे और कुछ चीज़ें, डिओड्रेंट से लेके जो कुछ भी यूज़ करता हो, हम किसी ना किसी मार्ग से, किसी ना किसी माध्यम से हम रसायनों को डेली उत्सर्जित करते जा रहे हैं। हम अगर टाउन्स की बात करें, शहरों की बात करें, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम 600 टन मैट्रिक टन, 700 मैट्रिक टन तक हम
कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डेली। बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है हमारा सॉलिड वेस्ट, कचरों के फिल्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पास जो सफाई वाला आता है हम उसको कचरे वाला कहते हैं, लेकिन हम मुझ जैसे नागरिक कचरे वाले हैं जो कचरा फेंकते हैं। और हम कचरा किस तरह से फेंक रहे हैं, उसके अंदर में हम बायोडिग्रेडेबल कचरे को प्लास्टिक कचरे से और दूसरे वेस्ट कचरे से हम सेग्रीगेट नहीं कर रहे हैं, हम उनको कंबाइन करके फेंक रहे हैं, जिसके अंदर में 40 से 45% तक के ऐसा कचरा है जो कि मेरे पेड़ों की पत्ती है, जो किचन का वेस्ट है, जो अदर वेस्ट है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मैं प्रोसेस करके एक बढ़िया खाद बना सकता हूँ। मैं अगर चाहूँ तो मेरे घर से अगर 4 मेंबर का अगर मैं कचरा डेली अगर जमा करता हूँ तो 1 से 1.25 किलो का वो जो कचरा होता है उस कचरे का मैं एक बेहतरीन खाद बना सकता हूँ, कल्चर बना सकता हूँ, वर्मी कंपोस्ट बना सकता हूँ। लेकिन मैं उसको लैंडफिल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मैं शहर के उस भाग में कचरे के अंबार को लगाता जा रहा हूँ, कचरे के ढेर को बढ़ाता जा रहा हूँ, उसके अंदर टॉक्सिक्स भी डालता जा रहा हूँ, उसके अंदर प्लास्टिक भी डालता जा रहा हूँ, और फिर बाज़ार से रसायन लाके, फिर केमिकल लाके मैं मेरी झाड़ों में, गार्डन में और खेतों में डालता जा रहा हूँ। अगर हम नए डेवलपमेंट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा हमने यूज़ करना शुरू जो किया है, प्लास्टिक को हमारी लाइफ में ला लिया है। शायद ही हमारे जीवन का कोई ऐसा अंश है, शायद ही ऐसा कोई भाग है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे डे टू डे लाइफ की यूटेंसिल्स हो, हर चीज़ में हमने प्लास्टिक का यूज़ करना शुरू कर दिया है। वो प्लास्टिक जिसे WHO कई जगह बता चुका है कि ये कैंसर प्रोन है, वो प्लास्टिक जिसके अंदर से हैजार्डियस केमिकल की लीचिंग शुरू हो जाती है, टेम्परेचर में 20 डिग्री टेम्परेचर में आने के बाद में वो प्लास्टिक लीचिंग शुरू कर देता है, उस प्लास्टिक को हम लोग बड़े शौक से यूज़ कर रहे हैं। कहा जाता है कि गुटखा खाने से, खर्रा खाने से, तंबाकू खाने से, शराब पीने से कैंसर होता है, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा समाज का जो आधा वर्ग है, महिला वर्ग, वो शायद ही कहीं गुटखा खाता है, बहुत कम प्रमाण है, शायद ही कहीं तंबाकू खाता है, शायद ही कहीं शराब का सेवन करता है, लेकिन बावजूद उसके कई सारे कैंसर के प्रमाण महिला वर्ग में ज़्यादा हो रहे हैं। क्या कारण है उसका? उसका मुख्य कारण यह है कि हम गरम गरम इडली, गरम गरम सब्जियां उस पॉलीथीन में पैक कर लेते हैं, और वो गर्मी, वो गरम खाना पॉलीथीन के साथ में लीच करता हुआ हमारे पेट में जाता है, BPA कहा जाता है जिसको। उसके बाद में प्लास्टिक को प्रोसेस करते समय उसके अंदर कई सारे इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं। जिस तरह हम सब्जी बनाते हैं उसमें मिर्च, मसाला, धनिया, तेल वगैरह डालते हैं, उसी तरह उसके अंदर में डाइस, फिलर्स, रिटार्डेंट डाले जाते हैं। वो आगे चल के वो अपना एक अलग नुकसान करते हैं। सेकंड जनरेशन अभी डिस्पोजेबल आ गया है। अगर मैं कहीं पार्टी के लिए जाता हूँ, बर्थडे है, पिकनिक अगर मनाने जा रहा हूँ, तो मैं डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स के यूटेंसिल्स ले लेता हूँ, प्लेट्स लेता हूँ, चम्मच लेता हूँ, कंटेनर्स लेता हूँ। मेरी पार्टी, मेरा पिकनिक ख़त्म होने के बाद में मैं उस जगह उसको फेंक देता हूँ। अंत में वो कहीं ना कहीं इकोलॉजी को डिस्टर्ब करता है। 1 मिनट के लिए मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, नारियल पानी पीता हूँ, स्ट्रॉ यूज़ करता हूँ और तुरंत उस स्ट्रॉ को मैं फेंक देता हूँ। मेरा फेंका हुआ वो स्ट्रॉ, मेरी फेंकी हुई वो पॉलीथीन, मेरा फेंका हुआ प्लास्टिक का कंटेनर कम से कम 750 से 1000 साल इस पृथ्वी पे रहने वाला है। वो कहीं ना कहीं नदी नाले में जाके समुद्र में मिलने वाला है, कहीं ना कहीं उसके कारण पक्षी मरने वाले हैं, कहीं ना कहीं उसके कारण बड़ी बड़ी मछलियाँ ख़त्म होने वाली है, कहीं ना कहीं वो जाके किसी टर्टल के, कछुए के नाक में फंसने वाला है। मर्सीलेसली हम इन चीज़ों को फेंक रहे हैं। हमारे पॉलीथीन में पैक किए हुए सब्जी और कचरे को गैया खा रही है, जानवर खा रहे हैं बेचारे। काफ़ी चर्चा हम इन चीज़ों पे करते हैं, मगर एक एक जानवर के पेट में, एक एक गैया के पेट में, एक एक बैल के पेट में 30-30 किलो प्लास्टिक पाया जा रहा है, जिसके जिम्मेदार हम हैं, हमारा सिस्टम है। बाकायदा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को रेगुलेशन है, एक्ट है, सॉलिड वेस्ट को, प्लास्टिक वेस्ट को किस तरीके से मैनेज करना है, लेकिन कलेक्शन और डंपिंग के अलावा कोई बड़ा काम उसमें हो नहीं रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मोबाइल फ़ोन, सेल फोन, उनके टावर्स, उससे निकलने वाला रेडिएशन अत्यंत घातक चीज़, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने पॉल्यूटेंट डिक्लेयर कर दिया है। उसका लेवल, हाईएस्ट लेवल 4600 मिलीवैट पर स्क्वायर मीटर
हम 2009 में क्रॉस कर चुके हैं। आज तो कहीं आगे हम इन चीज़ों से ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्या बाबा साहब ने हमें इन चीज़ों के लिए ये सारे प्रावधान दिए थे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए 1947 में लिखे गए चीज़ों को 2016 में यूनाइटेड नेशंस जिस चीज़ को एक्नॉलेज करता है, पूरा वर्ल्ड एक्नॉलेज करता है, और कहीं ना कहीं उस एक्नॉलेजमेंट के पर्सपेक्टिव में हम देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में समिट होता है, एक यूनिक एक ऐसा इवेंट होता है कि जिसके अंदर में सारे राष्ट्र के अध्यक्ष एक जगह जमा होते हैं। 2008 से वो प्रक्रिया चल रही होती है समिट की, 2016 में समिट होता है जिसके अंदर में सारे देश इस बात को मान्य कर लेते हैं कि नहीं, अब कहीं ना कहीं हमको ब्रेक लगाना चाहिए। उस बात को सारे देश मान्य कर लेते हैं कि हाँ, अब अगर 4 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ गया पृथ्वी का, 3.7 डिग्री अगर टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो समुद्र का लेवल 2 मीटर से ऊंचा हो जाएगा, और किनारे पे बसने वाले जितने शहर हैं उस 2 मीटर ऊंचा बढ़ने के कारण सारे के सारे डूब जाएंगे। और वो सारे के सारे दस्तखत करते हैं, इस बात पे एग्री होते हैं कि नहीं, अब हमको 2 डिग्री के ऊपर इस पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देना है। कोशिश ये करनी है कि 1.5 का टेम्परेचर के ऊपर ना जाए, 1.5 डिग्री के ऊपर ना जाए। और वहाँ पर हमारा महान देश लीड लेता है और आगे बढ़ के सारे देशों का 122 देशों का एक यूनियन बनाता है और उसको वर्ल्ड सोलार एलायंस के नाम से बनाया जाता है, जिसके पीछे कहीं ना कहीं बाबा साहब का विज़न था कि उस ग्रीन एनर्जी को हमको यूज़ करना है। आज हमारे पास में सोलार एनर्जी 300 डेज अवेलेबल है। आज हमारी सारी ज़रूरतें उस 300 डेज के जो रेडिएशन अवेलेबल है हमारे पास में, उसमें हमारी पूरी की पूरी सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सिक्किम हमारा छोटा सा एक राज्य है, उस राज्य का अगर सिर्फ 35% भाग भी, भूपृष्ठ भी अगर हम सोलार प्लेट्स के साथ में अगर कवर कर लेते हैं तो हम हमारे देश की मेजॉरिटी इलेक्ट्रिक नीड्स को हम पूरा कर सकते हैं। अभी कटे हुए पेड़ को मैं इतने जल्दी नहीं लगा सकता हूँ। हो सकता है कि आने वाली जनरेशन, प्लास्टिक जनरेशन हम छोड़ के जा रहे हैं, पॉल्यूशन हम छोड़ के जा रहे हैं, हम उनके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ के जा रहे हैं, सेल फोन छोड़ के जा रहे हैं। हो सकता है कि उनके लिए हम बहुत कुछ ना कर सके, तो हम कम से कम ये कर सकते हैं कि हम सोलार एनर्जी यूज़ करके हम आने वाली नस्लों को बचा सकते हैं। अगर हमने 5 किलोवाट का अगर एक सोलार स्टेशन लगा दिया, अगर हमने नेट मीटरिंग द्वारा अगर उन चीज़ों को हमने पावर को तैयार करके अगर ग्रिड में ट्रांसफ़र कर दिया, या खुद के ऑफिसेस, खुद के घर में अगर हमने यूज़ अगर करना शुरू कर दिया, तो 5 केवी का स्टेशन करीब 4.25 टन्स कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस होने से रोकेगा। ये पहला फ़ायदा है। 4.25 टन्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने का मतलब है कि आपने इस शहर में 7.5 एकड़ में आपने प्लांट्स लगा दिए। आप 7 प्लांट मैं नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं 7.5 हेक्टर प्लांट्स लगवाने के बदले का सोलार सिस्टम मैं अडॉप्ट कर सकता हूँ और उसको मैं डेवलप कर सकता हूँ। सिर्फ हमको इच्छा शक्ति चाहिए, हमको बाबा साहब के द्वारा दिए गए उस गाइडेंस की याद चाहिए और हमको उन चीज़ों को समझना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं हम हमारी डे टू डे एक्टिविटी में। हम हमारा पेन, हम प्लास्टिक का यूज़ न करते हुए मेटल का यूज़ कर सकते हैं। हर आदमी 1, 2, 4 पेन यूज़ करके फेंक देता है। पॉलीथीन बैग ना यूज़ करते हुए कपड़े का बैग हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं साल में एवरेज में 150 बार अगर मार्केटिंग के लिए जाता हूँ तो हर बार मैं 4 या 5 पॉलीथीन लेकर आ जाता हूँ। 1 ट्रिलियन के ऊपर में बैग्स हर साल हम फेंकते जाते हैं और वो बैग अल्टीमेटली ख़त्म नहीं होने वाले हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्रिएचर को वो हैज़ार्डियस होते हैं। हम लाइट कम से कम यूज़ कर सकते हैं, हम ट्रैफिक सिग्नल पे कम से कम गाड़ी चला सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी बस सर्विस ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स को यूज़ कर सकते हैं, हम तुलसी के पेड़ लगा सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर हम ये सारी चीज़ों के तरफ में अगर हम सोचेंगे, तभी जाकर सही अर्थों में हमारी बाबा साहेब की जो 126वीं जो जयंती है उसको हम सही मानों में हम उस श्रद्धा के साथ में उसको मना पाएंगे। वरना ये सिर्फ एक फेस्टिवल होगा, हम अगले साल फिर मनाएंगे और उसके अगले साल और मनाएंगे। लेकिन उस मैसेज का क्या, उस विज़न का क्या, उस दृष्टिकोण का क्या जो बाबा साहब ने हमको दिया था। इसलिए इस माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से, आवाज़ इंडिया के माध्यम से आपसे विनंती है कि आप अपने जीवन में कम से कम
कम से कम कार्बन फुटप्रिंट अपनी बनाने की कोशिश कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि वो जो हमारे जो हमको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी है, फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज़ जो दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, आप उनको पढ़ें, उनको समझें, उन पर काम करने की कोशिश करें। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं आप उसके लिए स्टेट्स को प्रेरित करें। वाटर पॉल्यूशन को होने से बचाएं। हम हमारे फेस्टिवल, चाहे हम किसी भी धर्म के हो, हम हमारे फेस्टिवल इस तरीके से मनाएं कि हम नदी में, नालों में कम से कम चीज़ों को फेंकें। हम ज़्यादा से ज़्यादा मैन्योर, ज़्यादा से ज़्यादा खाद बनाने की कोशिश करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा साउंड पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा पतंग के धागों को इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा उसके बदले में हम कोई दूसरी चीज़ें यूज़ करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के झालर बल्ब न लगाते हुए हम फूलों की मालाएं लगाएं। हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी देसी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। तभी जाकर हमको जो इतना बेहतरीन, हमको जो लाइफ पूरे वर्ल्ड में शायद ही कहीं ऐसा होगा, इस तरह का सुंदर जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने जो दिया है, हमको जो एक सुंदर दृष्टिकोण जो बाबा साहब ने दिया है, वो सही मायनों में, यथार्थ मायनों में वो कामयाब होगा। चूँकि अब समय बहुत बहुत क्रिटिकल है। अब बहुत ही, अगर हमने इस बात पे जागरूक नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं है कि पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब इस पृथ्वी पे ऑक्सीजन ही नहीं होगा, जब इस पृथ्वी पे पेड़ पक्षी नहीं रहेंगे, जब इस पृथ्वी पे चिड़िया ही नहीं बचेगी, जब बारीक कीड़े ही नहीं बचेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नहीं बढ़ेंगे, और उस समय अगर हमारी जीडीपी अगर 25 भी बढ़ जाएगी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी अगर हमने कर लिया, इकोनॉमिक ग्रोथ भी अगर कर लिया, तो हम उसका यूटिलाइजेशन कैसे कर पाएंगे। और अभी तक के हमारी पिछली जनरेशन्स ने, पिछले हमारे पीढ़ियों ने, पूर्वजों ने हमारे लिए प्रॉपर्टी छोड़ कर गए थे, हमारे लिए ज़मीन जायदाद पैसा छोड़ कर गए थे। हम आने वाली नस्लों के लिए, हम आने वाले जनरेशन्स के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं, ज़रा गौर कीजिए। हम उनके लिए पॉल्यूशन छोड़कर जा रहे हैं, मोबाइल के टावर छोड़कर जा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़कर जा रहे हैं। आज नई पीढ़ी के पास से अगर हमने इंटरनेट, मोबाइल और मोबाइल अगर हटा दिया तो उनके पास में कुछ भी नहीं है। अब वो समय दूर नहीं है, हर व्यक्ति इतना एडिक्ट हो चुका है मोबाइल का कि अगर 3 या 4 दिन के लिए कहीं सैटेलाइट अगर बंद हो जाए तो हमको व्हाट्सअप, वार्ड और फेसबुक ICU खोलने की नौबत पड़ेगी। हम साइकोलॉजिकली उसके अंदर में फंसते जा रहे हैं, हम दृष्टिहीन होते जा रहे हैं, हमारी सकारात्मक ऊर्जा खत्म होती जा रही है। आज समय है कि आज ही हम स्टेप ले लें और उस महान व्यक्ति के उन महान आदर्शों को हम पूरा करने की कोशिश करें। हम परम आदरणीय को वंदनीय कर देते हैं और वंदनीय को विस्मरणीय कर देते हैं, हम भुला देते हैं। आज समय है कि इस 126वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम बाबा साहब द्वारा दिए गए उस कॉन्स्टिट्यूशन को समझें, संभालें और उनके दायरे को भी हम बढ़ाएं कि नहीं, उनका विज़न यहाँ से यहाँ तक था। जब हम इन बातों पे अमल करेंगे, खुद कोशिश करेंगे और लोगों को समझाएंगे, तभी जाकर उस महान मानव को हमारा सच्चा सलाम होगा। जय हिंद, जय भीम।